So let's start with these some of the problems. ठीक है, इन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं. Yesterday we solved some problems, and now today we are going to continue with them. Okay. चलिए. So let's go to this particular problem. So from NEET, have we solved some problems? Okay, let's take this particular problem. देखिए. So here an alpha particle is accelerated through a potential difference 10 to the power 6 volt. This is from NEET. Okay. Its kinetic energy will be. ठीक है बेटा. देखिए, अब अल्फा पार्टिकल है अपने पास. अल्फा पार्टिकल क्या होता है? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हीलियम न्यूक्लियस. यस सर. राइट. सो इसके पास अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है इसके पास दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं. याद आया? अल्फा पार्टिकल का मतलब है इसके पास दो प्रोटॉन्स है और दो न्यूट्रॉन्स है. ये ध्यान रखना. ठीक है. आपको बोला है कि अल्फा पार्टिकल जो है इसको एक्सेलरेट कर दिया थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस. सो वी दिया है पोटेंशियल डिफरेंस 10 टू द पावर 6 वोल्ट. आपको पूछा है इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी. अब काइनेटिक एनर्जी इसको जो मिलेगी, so this kinetic energy will be work done by potential. ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वो जो वर्क डन होता है वो होता है Q into V. इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? दो प्रोटॉन का. दो प्रोटॉन का चार्ज कितना? 2e into V, which is 10 to the power 6. This is 2 into 10 to the power 1.6 into 10 raised to minus 19 e. Okay, into 10 to the power 6. This is so simple. This is 3.2 into 10 raised to minus 19 plus 6. This is minus 30. Okay. And अच्छा, and unit here is मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं थी. यहाँ पर सीधा सीधा ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सो 2 into 10 raised to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये जूल में आया. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया. सो 2, ये 10 raised to 6 का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हो गया आंसर. समझा क्या? ये जूल में मैंने ढूंढा और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा था, तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इज इट क्लियर बेटा सब लोग? क्लियर? वेरी गुड. ओके. राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप भेज दो मुझे, डाउट्स भेज दो बेटा. 5 7 14 की किसने भेजा है? साक्षी. दिस इज 4 5 7 14 15 16. चलिए,
ये तो हो गया। ये फिफ्थ वाला कल हमने लिया है ना। सेवेंथ इज ऑल्सो डन। 14 इस क्वेश्चन को देखें। देखो ये क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me initially at rest moves through a certain distance in uniform electric field in time t1. The proton of mass mt also initially at rest takes time t2 to move through equal distance in this uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio of t2 by t1 is nearly equal to। देखो कैसा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसका मास एम ई, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। अब आपको बोला हुआ है कि moves through certain distance in uniform electric field in time t1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये मूव कर गया certain distance, let's say t distance, इलेक्ट्रिक फील्ड है E और टाइम कितना लगा t1। अब प्रोटॉन की बात करते हैं। there is a proton, ओके, इसका मास mp दिया है, इनिशियल फिर से वेलोसिटी 0, लेकिन इसको टाइम कितना लगा उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में t2, ठीक है। आपको बोला है कि ग्रेविटी का इफेक्ट अगर नेग्लिजिबल है तो रेशियो ऑफ t2 बाय t1 इज नियरली इक्वल टू, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम। तो t1 बाय t2 का रेशियो कितना रहेगा, ये क्वेश्चन है। आई थिंक हमने किया क्या इस क्वेश्चन को, नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, तो अब यहां पर पहले एक्सेलरेशन ढूंढेंगे, है ना, और देखेंगे कि इसका इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दोनों के ऊपर, so the force which is acting on them will be q into e। तो फोर्स सेम है ना, which is equals to mass into acceleration। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, q e upon m, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। और अब ये जो एक्सेलरेशन इसको मिला q e upon m, है ना, सो इलेक्ट्रॉन का अलग कर लेंगे और प्रोटॉन का अलग। तो फॉर इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए, सो हम लिखेंगे दिस इज v, एक्सेलरेशन लिखेंगे पहले, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू e बाय m e, ठीक है। और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, d, कितने टाइम में, t1 में। तो अगर मैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर यूज करूं तो ये बनेगा t इज इक्वल्स टू u0 है तो ये हाफ, और एक्सेलरेशन है e अपॉन me इनटू t1 स्क्वायर, ठीक है। अब प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो प्रोटॉन के लिए एक्सेलरेशन कितना होगा, e अपॉन mp, और t इज इक्वल टू, उसका डिस्टेंस भी सेम है, एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा, e अपॉन mp इनटू t2 स्क्वायर, और आपको पूछा है t2 बाय t1। तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, डिवाइड कर देंगे हम 2 बाय 1, करेक्ट। तो क्या होगा, तो
ये बनेगा EE अपॉन MP P2 स्क्वायर डिवाइड बाय EE अपॉन ME P1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये D बाय D, ये तो 1 ही होने वाला है, तो EE कैंसिल, तो ये बनेगा बेटे T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इनटू ME ऊपर आएगा डिवाइड बाय MP 1 and therefore T2 स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये उल्टा हो जाएगा इधर जाके MP बाय ME, तो T2 बाय T1 कितना हुआ अंडर रूट ऑफ MP बाय ME। कुछ समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है ना? इस तरह से हमने किया है, ठीक है। आगे बढ़े। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको करना है। नेक्स्ट चले, लेट्स गो टू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 15। The charged particle of mass 5 into 10 to the power minus 5 kg is held stationary in the space by placing it in an electric field of strength this। चलो, मास दिया है 5 into 10 to the power minus 5, held stationary, देखो, in the space by placing it in electric field of strength, electric field D है 10 to the power 7, okay, directed vertically downward, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज, इसका मतलब बेसिकली हेड वर्टिकली मतलब ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स ऊपर लग रहा है और mg इसका डाउनवर्ड है, सो F इज इक्वल्स टू mg बैलेंस होगा और इसके ऊपर फोर्स कितना होगा Q इनटू E व्हिच इज mg, राइट। तो Q क्या होगा बेटे, ये होगा mg बाय E, तो क्या m दिया है, हाँ जी, 5 into 10 to the power minus 5 into g अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड 10 raised to 7। कितना सिंपल था, ये -5 plus 1 is -4 -7 is -11, क्लियर। और ये चार्ज पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो ऑप्शन दिए हैं, ये प्लस में दिया है, ये माइनस में दिया है, ठीक है, वो प्लस में है और ये माइनस में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज कि जब इस तरह से आप लिखेंगे, अच्छा ये माइक्रो में कन्वर्ट कर दूं मैं, 5 into 10 to the power -5 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अगर इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो डाउनवर्ड होता है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज रहना चाहिए तभी जाके फोर्स ऊपर लगेगा। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसलिए आंसर इज डी सेकंड, ये पॉजिटिव था, ठीक है, आंसर इज नेगेटिव। कुछ समझ में आया?
So if you have understood this, just type clear in the comment box. Clear हो गया? Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कौन से क्वेश्चंस चाहिए। जो क्वेश्चंस कल सॉल्व नहीं हुए, सो जस्ट टेल मी व्हिच क्वेश्चन यू वांट मी टू सॉल्व। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। The distance between charges 5 into 10 to the power minus 11 coulomb and minus 2.7 into 10 to the power minus 11 is 0.2 meter. Okay. बोला है distance at which the third charge should be placed in order that it will not experience any force along the line joining the two charges. देखो यहाँ पर दो चार्जेस हैं, ठीक है। There are two charges. ये है 5 into 10 to the power minus 11, ये minus 2.7 into 10 to the power minus 11, तो उनके बीच का डिस्टेंस है 0.2, ठीक है। यहाँ पर थर्ड चार्ज कहाँ रखना चाहिए? ये प्लस क्यू है बेटे, ये माइनस क्यू है। तो मैंने आपको एक बार बोला था कि थर्ड चार्ज ऐसा कहाँ पर रखना चाहिए ताकि इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द। तो अगर बीच में रखा तो कभी इसके ऊपर फोर्स जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है मान लिया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन वाला फोर्स इधर रहेगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन वाला भी फोर्स इधर ही रहेगा, इसलिए जीरो नहीं हो सकता। याद आया? तो ऐसा करिए कि वो जीरो होने के लिए हम उसको कंसिडर करते हैं, किसी एक साइड में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि इधर है पॉइंट, यहां पर, ठीक है। द पॉइंट इज एट दिस पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं अपन x, तो यहां से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 0.2 प्लस x, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे कि दोनों का फोर्स एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। सो 1/4πε0, ये पहले प्लस क्यू कर लेते हैं, तो ये कितना रहेगा Q1 Q2, मतलब 5 into 10 to the power minus 11, और वहां पर कोई भी एक चार्ज रखा है क्यू, ऐसा मान लो ना, अपॉन 0.2 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0, ये 2.7 into 10 to the power minus 11। इसको माइनस यहाँ पर नहीं लिया मैंने, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो माइनस साइन ने डायरेक्शन को दिखाया, एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। ओके, तो ये बन जाएगा, ये कैंसल, क्यू कैंसल, -11 भी कैंसल, 5/0.2 plus x whole square is equals to 2.7 by x square, और दोनों साइड में स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट
on both sides. So root 5 divided by 0.2 plus x is equals to root 2.7 by x. करिए आप लोग। ठीक है, रूट 5x is equals to root 2.7 into 0.2 plus x. कैलकुलेशन थोड़ा टेढ़ा है, root 5 minus root 2.7x ठीक है, फाइंड आउट x। राइट, और आंसर्स पास पास में है, सफिशिएंटली पास में है, तो आपको थोड़ा ध्यान देकर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैन्युअली, इसको अप्रोक्सीमेटली भी कर सकते हो आप, मैन्युअली करो अप्रोक्सीमेटली करो। ठीक है, और बताओ। ठीक है बेटा, और बताइए कौन सा सॉल्व करूं, विच वन डू यू वांट, कम ऑन। यस, ट्वेंटी, 23, 27, ओके, 20, 23, 27। जेई वालों के सारे हो गए, जेई वालों के, आपके अगर नहीं हुए होंगे तो आप भी भेज सकते हो। ये जो 20 क्वेश्चन है,
तो इसको देखो, चलो करेंगे, देखिए। Two infinitely long parallel conducting plates having surface charge densities plus sigma and minus sigma respectively are separated by small distance. ठीक है, यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, इस तरह के दो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट और इसके बाजू में एक प्लेट, ठीक है, दो प्लेट्स हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है माइनस सिग्मा, ओके, आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच में छोटा सा डिस्टेंस है, कुछ तो डिस्टेंस रहेगा, ओके। द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज वैक्यूम, ओके। If epsilon naught is the dielectric permittivity of the vacuum, then the electric field in the region between the plates is, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी ये आपसे पूछा है। ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, मतलब आपको मैंने ये समझाया नहीं था, ओके, लेकिन कोई बात नहीं, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड infinite plate is given by sigma upon 2 epsilon naught, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पर और थोड़ा एम्फेसिस, ओके। क्या है इसका फॉर्मूला? द फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान से देखो, इसके ऊपर प्लस सिग्मा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा? राइट साइड में, इधर जाने वाला, और निगेटिव के कारण भी इसी साइड में रहेगा। इसको E1 नाम दे देते हैं और इसको E2 नाम दे देते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। सो E टोटल बिटवीन देम विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इसलिए ये बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समझ में आया? एंड दैट इज योर आंसर सी, वेयर सिग्मा, सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्लियर? ओके, करूंगा 37, 38, 40 इसको भी करेंगे, लेकिन ये जेई का इसने भेजा है, पहले जेई 23 करते हैं। देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई का 23। सीरीज क्वेश्चन बेटा, electric potential at any point is V equals to minus 5x plus 3y plus root 15z, then the magnitude of electric field is, ऐसे क्वेश्चन पूछा है, ओके। अब इसमें x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है, z कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो जब तीनों कंपोनेंट्स रहेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड is minus dV by
टी आर, याद है? तो तीन कंपोनेंट्स अलग अलग किए थे हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन का मतलब होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स, है ना? तो x के लिए अगर ढूंढा जाए तो y और z को कांस्टेंट मानना है, ये भी बताया था मैंने, याद है आपको? है ना? तो हो जाएगा dv बाई dx। तो x के रिस्पेक्ट में अगर करें इसको तो y और z कांस्टेंट्स है, तो ये बन जाएगा -5 प्लस 0, क्योंकि y भी कांस्टेंट z भी कांस्टेंट, ठीक है? तो ये बना 5। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट जो रहेगा that will be minus dv by dy, considering x and z to be constants, y को वेरिएबल मानना है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3y का 3, इस 3y का 3 और x और z कैसे कांस्टेंट, तो ये बना -3। उसी तरह से Ez में माइनस dv by dz, ठीक है? तो z को कांस्टेंट, z को वेरिएबल मानो, x और y को कांस्टेंट, तो √15 माइनस √15। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है हमसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √EX² प्लस EY² प्लस EZ²। याद आया? अगर तीन कंपोनेंट्स आपको पता है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, है कि नहीं? बोलो yes, come on, do it. So this is √5² plus -3² plus -√15², and this is 25 plus 9 plus 15. So how much is this? 25 plus 15 is 40, 40 plus 9 is 49, that is equal to 7. Is it simple? Understood? If you are clear with this, just type clear in the comment box. Clear? Super clear? All clear. Great. Good. Super clear. Very good. Very good. समझ में आया बेटे? ओके। 37 नीट का ले रहा हूं, ओके? फटाफट लिखो। So this is the question 37. An electron and proton are at the distance 1 angstrom. The moment of this dipole will be. Moment of this dipole का मतलब क्या हुआ? डाइपोल मोमेंट पूछिए। एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एक प्रोटॉन। सिंपल। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम समझते हो आप लोग? यहाँ पर 2L, ये जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, इसका मतलब 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ध्यान रखना। ओके, क्लियर? ग्रेट। तो आपको पूछा है कि इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है?
P is equals to Q into 12. Q मतलब चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 into 10 to the power minus 10. ये बन जाएगा 1.6 into 10 raised to minus 29. हो गया आंसर। कितना सिंपल था? Is that simple? Right? Very good. Very simple. ठीक है? Question number 38. Okay? देखिए इस क्वेश्चन को। Four charges plus Q minus Q plus Q minus Q are placed at the corners of a square taken in order. At the center of the square, electric field 0, potential 0, electric field not 0, potential not 0. क्या होगा ये पूछा है। तो बेटे अगर स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हमें बोला गया है, तो देखिए दिस इज द स्क्वायर। इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे रखा हुआ है। ठीक है। अब एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर की अगर बात की जाए, ठीक है, तो सेंटर पे आप देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें सबसे पहले, तो प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी? इस दिशा में। और इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में। क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? जी हाँ, कैंसिल कर देंगे। राइट। उसी तरह से माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी? उसकी तरफ, खुद की तरफ। और इस माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ। क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? जी हाँ। क्यों? क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। चार्जेस सेम, डिस्टेंस भी सेम। तो मैंने नहीं आया? हाँ जी। और इसीलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 0। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन वाइज कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। समझ में आया यहाँ तक? अब पोटेंशियल की बात करते हैं। अब पोटेंशियल की अगर बात करें, टोटल पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, इनका डिस्टेंस भी सेम और इनका चार्ज भी सेम। तो ये दो प्लस क्यू वाले ये दो माइनस क्यू को कैंसिल करा देंगे, तो पोटेंशियल भी तो 0 ही आएगा। समझ में आया? और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, पोटेंशियल भी 0। मेक सेंस? If it is simple, just type simple in the comment box. If it is simple, just type simple. Okay. आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। Two insulated charges conducting charged conducting spheres
of radii 20 and 15 respectively and having an equal charge are connected by copper wire and then they are separated. तो आपको बोला है both the spheres will have same charge surface density. Okay. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो बेटे मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाया एक्चुअली. ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि ये जो दो स्फीयर्स है, जब दो स्फीयर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं Q1 Q2. ठीक है, और फिर पोटेंशियल को इक्वल करके किस तरह से आप इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ सकते हो, वो कैपेसिटर इस चैप्टर में आएगा. इसके बाद नेक्स्ट वाला चैप्टर कैपेसिटर में आएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है. ओके, तो इसको मैं वहां पर आपको समझाऊंगा अच्छे से. क्लियर? नेक्स्ट, और किसने क्या भेजा है? बताइए, और कौन सा ले लूं? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. कौन सा क्वेश्चन बोल रही है? 43 44. ये दोनों ले लेता हूँ, 43 44. देखो, द पार्टिकल ऑफ मास m43 देखो, and charge q is accelerated through potential difference v, its energy will be. तो मैंने दो तीन क्वेश्चन में किया ना बेटा कि इसका जो एनर्जी रहेगा दैट विल बी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल. ठीक है, तो एनर्जी क्या होता है, Q इनटू वर्क डन क्या होता है, Q इनटू V. Q और एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना V. समझ में आया? तो कितना एनर्जी मिलेगा इसको, Q इनटू V. बात खत्म, कितना सिंपल है. और 44 में इलेक्ट्रॉन है हैविंग चार्ज E एंड मास m. ठीक है, इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. आपको पूछा है एक्सेलरेशन, तो इसको तो बहुत बार किया है ना, राइट. तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, Q इनटू E, मतलब E E, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, E अपॉन. इज इट सिंपल, राइट? समझा? बोलो, समझा कि नहीं समझा? क्लियर? ग्रेट. और बोलो, कहाँ डाउट है बेटा? बोलो बोलो बोलो, चलो डाउट्स बोलो.
I hope you are getting a lot of अंडरस्टैंडिंग, है ना? आपका अंडरस्टैंडिंग और भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा अगर आप इस तरीके से इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. You can do it, and there is no power in the world which can stop you if you are determined. ठीक है? Yes, give me next. Give me next. Come on. Jay, need everything clear? हाँ, you sent me yesterday, but then I don't have. अभी नहीं है मेरे पास, तो आप भी भेजो ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, ये कल आएगा फिर से. पोटेंशियल के टर्म्स में आएगा, उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है अपन को, आएगा आगे. ठीक है, बता दूंगा फिर से एक बार. Yes, come on, get me the doubts. Come on. Okay. So I hope I have solved all your doubts. I hope I have solved all your doubts. Yes.